What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, I am very much hopeful कि आपको फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा फाइनेंशियल मार्केट्स का। इस सेकंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस स्टडीज इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग देन आप अपने वर्ड्स में चीजें तो लिख ही सकते हैं, और जो बच्चे नहीं लिख पाते उनको भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आंसर्स फ्रेम करने हैं, कैसे लिखने हैं आने वाले वीडियोस में। बस सिलेबस हमारा 1-2 दिन में पूरा होने वाला है, फिर यही सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और रिमेनिंग पार्ट को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस, शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक के साथ जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो, स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट को ही बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक वो मार्केट है जहां पे शेयर्स को खरीदा जाता है, शेयर्स को बेचा जाता है, और ये बेसिकली हर फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि मार्केट्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, आपको एक प्रॉपर प्लेस देना, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को सेव करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखना, ये सब मार्केट में होता है। स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये बच्चों एक्ट की डेफिनेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द एक्ट में ये दिए हैं। दैट इज वाई ये थोड़ी सी आपको लीगल लगेगी, बट है सिंपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब कई सारे लोगों का समूह जो एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। स्टैब्लिश्ड, क्यों स्टैब्लिश हुआ है? फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, हेल्प करना, रेगुलेटिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, चलाना, चेक करना कि अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स की बात हो रही है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं या सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, सबसे पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है बच्चों? बैरोमीटर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज की प्रोग्रेस दिखाता है। जैसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या दिखा देता है कि भैया बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है ये आप कहां से देखते हो? शेयर मार्केट से देखते हो। तो अगर आपके शेयर मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज में सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू ऊपर 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 जा रही है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, इकोनॉमी में डिमांड है, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आ रहा है, तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर हम अपने देश की बात करें तो आज से 25 साल पहले जहां शेयर मार्केट थी, आज उससे कई गुना बढ़ के ऊपर आ चुकी है। इट मींस इकोनॉमी ने भी ग्रो किया है, इकोनॉमी में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो वही चीज यहां लिखी है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। Even major changes in the country and economy is reflected in the price of shares. Number 2, pricing of securities. मार्केट में प्राइसिंग होती है सिक्योरिटीज की, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं कि कैसे डिमांड और सप्लाई की हेल्प से इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाता है। उसके बाद सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। मार्केट इस चीज का भी ध्यान रखता है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो सेफली हो, जो लेन देन हो वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी तरीके का उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस ना हो, कोई भी उसके अंदर ऐसा काम ना हो जिससे मार्केट का भी नाम खराब हो और लोगों को भी ट्रस्ट ना हो बाजार पे। तो सेफ्टी का भी खास ध्यान रखा जाता है। इन स्टॉक मार्केट ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। लिस्टेड का मतलब जिसकी ऑलरेडी परमिशन मिली है, जिनको, जो मार्केट्स में अलाउड हैं, उन्हीं को ट्रेड किया जाता है। एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड द कंपनीज नेम इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, जब शेयर कोई कंपनी इशू करेगी या डिबेंचर कोई कंपनी इशू करेगी तो पैसा रेज कर रही है, पैसे से क्या करेगी? बिजनेस करेगी, है ना। देखो, कोई भी कंपनी है बच्चों, कोई भी कंपनी है जो पब्लिक से पैसा लेती है बाय इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटीज, इनके पास पैसा आ गया। अब इस पैसे से क्या करेंगी? ये बिजनेस करेंगी। बिजनेस में क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लैंड बिल्डिंग, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, कितने सारे लोगों को काम मिलेगा, नए नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो देखो, सीधी सीधी सी बात है कि इकोनॉमी का
ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है और इकोनॉमी को ग्रोथ देखने को मिलती है। देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, यानी बाइंग एंड सेलिंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बात है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब होता है बच्चों इक्विटी सिक्योरिटीज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो शेयर मार्केट का ये भी एक फंक्शन है कि लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप आओ मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखो, स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस people to invest in the securities by regulating new issues, better trading practices, educating public about investments। उसके बाद स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्कोप फॉर स्पेकुलेशन का मतलब होता है बेटा सस्ते में सिक्योरिटी को खरीदना और महंगे में बेच देना। आप कोई भी सिक्योरिटी बाय कर सकते हो एट चीप रेट्स और उसको सेल कर सकते हो एट अ हायर प्राइस, तो बीच का मार्जिन आपका प्रॉफिट हो गया, इसको स्पेकुलेशन बोल देते हैं। टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सिक्योरिटीज द स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेकुलेशन। हेल्दी स्पेकुलेशन का मतलब जब प्राइस कम हो खरीदो, बढ़ जाए बेचो, बीच का मार्जिन रख लो, स्पेकुलेट हो रही हैं चीजें। लिक्विडिटी पीछे भी आ चुका है, आपकी सिक्योरिटीज को आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आपका कैपिटल बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट होता है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होता है। तो मल्टीपल पॉइंटर्स हैं बच्चों, आप कोई भी 4 से 5 याद रख सकते हो। देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हैबिट को प्रमोट करता है सेविंग की, ये भी मार्क कर लो। मार्केट में जब आप पैसा रखते हो तो वो क्या प्रमोट कर रहा है कि आपका पैसा सेव हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है ना। द स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज एनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर। ठीक हो गया बेटा जी। तो 9 पॉइंटर्स हैं, कोई भी आप आसानी से याद कर सकते हो, 4 से 5 पॉइंटर्स। सही है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको बड़े अच्छे से एक बार देख लेंगे। टॉपिक का नाम है बच्चों जी ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करनी है, यानी कि आपको शेयर्स को बाय सेल करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप करते हो, वो पूरा का पूरा यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी शेयर्स मार्केट में चलते हैं ना, ये शेयर्स ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली आके सेल कर रही है। ये शेयर सबसे पहले किसके पास होते हैं, डिपॉजिटरी के पास होते हैं। डिपॉजिटरी, हमारे पास 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। ये हमारे पास बच्चों 2 डिपॉजिटरीज हैं। डिपॉजिटरीज आर जस्ट लाइक बैंक्स जो सिक्योरिटीज को ऑनलाइन फॉर्म में होल्ड करती हैं। ठीक है, अब इन डिपॉजिटरी के बिहाफ पे मार्केट के, इन डिपॉजिटरी के बिहाफ पे मार्केट्स में कौन इंटरैक्ट करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं बच्चों, ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, राइट। अब सर ये ब्रोकर का क्या काम है, ब्रोकर का काम है डिपॉजिटरी के बिहाफ पे इंटरैक्ट करना और इन सिक्योरिटीज को मार्केट में लेके आना, राइट। अब ये जो सिक्योरिटीज हैं, ये जो शेयर्स हैं, पहले ये ब्रोकर भी सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी सेबी के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए। सर सेबी कौन है, सेबी बच्चों एक ऐसी बॉडी है, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसका नाम है, और वो सारे के सारे चीजों को कंट्रोल करता है जो मार्केट में होने वाले ऑपरेशंस हैं। तो जिस तरीके से इंसानों के लिए पुलिस स्टेशन होता है ना जो हर चीज का ध्यान रखता है, वैसे ही शेयर मार्केट के लिए सेबी है जो हर चीज का ध्यान रखता है। कोई फ्रॉड करेगा तो पकड़ लेगा, कोई गलत करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो ये सेबी के पास इतनी पावर्स हैं। तो जितने भी ब्रोकर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जिनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बोल रहे हैं, ये सब बच्चों जी सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, फिर मार्केट्स में सिक्योरिटीज आ जाती हैं और फिर पब्लिक जो है यहाँ पे इनको सेल और बाय कर सकती है। ये प्रोसेस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया हुआ है।
द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, ब्रोकर एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। अब सबसे पहला काम क्या है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, सिक्योरिटीज को सेल या बाय करना है, सबसे पहला काम है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आप सबसे पहले एक ब्रोकर का सिलेक्शन करो कि वो ब्रोकर कौन होगा। जैसे हम बहुत सारी मार्केट में एप्स देखते हैं ना, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ये सब कौन है? ये सब ब्रोकर्स हैं बच्चों। आप इन्हीं एप्स के थ्रू सिक्योरिटीज को सेल बाय करते हो ना, तो ये ब्रोकर है, ये इंटरमीडिएरी है जो आपको हेल्प कर रहा है वो सिक्योरिटीज को बाय सेल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर के पास आपका अकाउंट बनता है, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले आप एक ब्रोकर को सेलेक्ट करो। ब्रोकर सेलेक्ट करने का मतलब ये एप्स, कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उस पर अपना अकाउंट बनाओ। क्या क्या डलेगा उसके अंदर? पैन नंबर डलेगा, पैन नंबर यानी पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ डलेगा, आपका एड्रेस डलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स डलेंगी, डिपॉजिटरी अकाउंट्स डिटेल्स डलेंगी। मतलब बेसिक से चीजें होती हैं जो आप बेसिक जैसे फेसबुक आईडी बनाते हो वैसे ही बन जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब जब एक बार आपका ब्रोकर आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रोकर आपसे डिटेल ले लेगा, डिटेल लेने के बाद आपका एक अकाउंट खुल जाएगा, उस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। उसको क्या बोल देते हैं? डीमैट अकाउंट। तो देखो दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। डीमैट की फुल फॉर्म है डीमैटीरियलाइज्ड। पहले जो सिक्योरिटीज होती थी बच्चों वो मटेरियल फॉर्म में होती थी, यानी कागज के फॉर्म में होती थी। आजकल तो चलता नहीं है कागज, तो आजकल सब डीमैटीरियलाइज्ड हो चुका है। एवरीथिंग इज डीमैटीरियलाइज्ड, कुछ भी मटेरियल फॉर्म में नहीं होगा। तो इसीलिए अकाउंट को भी क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट, यानी जिसपे ऑनलाइन शेयर की सेलिंग परचेजिंग होगी। क्या लिखा है? डीमैट अकाउंट और द बेनिफिशियल ओनर अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि ब्रोकर के पास, टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो आपने ब्रोकर ढूंढ लिया, अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट बनाने के बाद आपके पास ना बहुत सारी सिक्योरिटीज आ जाएंगी उस ऐप में। जैसे सपोज ज़ेरोधा पे बना लिया या ग्रो पे बना लिया, अपस्टॉक्स पे बना लिया, कहीं भी आपको जो भी सिक्योरिटी खरीदनी है उसका ऑर्डर प्लेस करो। तो फिर हम बोलते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर। आप अपने ब्रोकर को वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करोगे कि मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए, इतने रुपए की चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज 50 रुपीज़ की चल रही है, आपने ऑर्डर प्लेस करा 48 पे, तो जैसे ही वो 48 पे होगा ना, आपका ब्रोकर मैच करके कि 48 हो गया, उसका ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। ऑर्डर कैन बी प्लेस टू द ब्रोकर पर्सनली और थ्रू फोन, ईमेल, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैचिंग ऑफ द शेयर प्राइस एंड द बेस्ट प्राइस। फिर आपका ब्रोकर क्या करेगा? चेक करेगा कि बेस्ट प्राइस क्या अवेलेबल है, ऑनलाइन जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में और मैच करेगा कि आपने जो शेयर बोला है उसका कौन सा बेस्ट प्राइस अवेलेबल है। फिर क्या होगा? जब बेस्ट प्राइस मिलेगा तो वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रोकर का सिलेक्शन करो, डीमैट अकाउंट खोलो, फिर शेयर्स जो दिए हुए हैं जो आपको खरीदना है ढूंढो, ऑर्डर प्लेस करो। आपका ब्रोकर मैच करेगा कि प्राइस अवेलेबल है या नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। इसके बाद क्या होगा बेटा? जब ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जिस दिन ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा बेटा जी एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? उसके अंदर सारी डिटेल्स दी होती हैं कि ठीक है आपने जो भी खरीदने को बोला था उसको उसने खरीद दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ब्रोकर की इतनी कमीशन है यानी ब्रोकरेज है, ये आपको पे करनी है, और टोटल अमाउंट का पूरा डिटेल एक तरीके से इनवॉइस आपके पास आ जाएगा। उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट नोट बोल देते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स। कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नोट से ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। फिर वो क्या करेगा? वो आपको शेयर्स डिलीवर कर देगा। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो शेयर डिलीवर हो जाएंगे, आपको पेमेंट कर देना है। बेचे हैं तो आपको पैसा आ जाएगा, सामने वाले से पेमेंट लेगा वो। देखो लिखा हुआ है नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स। जो भी उसने बेचे हैं तो शेयर डिलीवर करने पड़ेंगे और पे करना पड़ेगा कैश अगर आपने खरीदे हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ ही इमीडिएटली हो जाता है। सही हो गया बेटा? परफेक्ट हो गया। चलो जी, अब फाइनली लास्ट में सेटलमेंट हो जाता है। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आप पैसा दो, आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। अगर आपने बेचे हैं तो शेयर्स चले जाएंगे, पैसा आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सेटलमेंट। इसको क्या बोल देते हैं? सेटलमेंट बोल देते हैं बच्चों। अब ये जो 2 दिन का अलग अलग डिफरेंस आया कि भैया एक दिन तो आपने सारा का सारा, सपोज आप बेच रहे हो तो शेयर आपके पास से गया, पैसा आपके पास आया, 2 ट्रांजेक्शन हो गई।
ऐसे ही खरीदा तो पैसा आपके पास से गया, शेयर आपके पास आया। तो इन 2 दिनों को क्या बोलते हैं? पे इन डे एंड पे आउट डे। एक दिन पे इन, एक दिन पे आउट, तो इनको हम पे इन और पे आउट डे बोल देते हैं। इसके बाद बच्चों फाइनली सेटलमेंट है। सेटलमेंट के लिए क्या दिया गया है? T+2 डेज। मार्केट में क्या चलता है? T+2 यानी ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। आजकल तो ऑनलाइन है, हाथों हाथ हो जाता है, तो T+2 की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जनरली क्योंकि मार्केट्स मंडे टू फ्राइडे खुलती हैं, सैटरडे संडे बंद होती है, तो कई बार टाइम लग जाता है, तो ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज का टाइम लिया गया है। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन द T+2 डे स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। सही हो गया बच्चों जी? डन सर। ये पूरा प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, चलो जी। अब आ रहा है डीमेटीरियलाइजेशन। क्या हो रहा है? ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ मेनली रीडिंग के लिए है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। डीमेटीरियलाइजेशन का क्या मतलब है? जब हम शेयर्स को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड। डीमेटीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएगा। इन शॉर्ट, डीमेटीरियलाइजेशन रेफर्स टू होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बहुत सिंपल, आजकल तो यही चलता है। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे बच्चों डीमेटीरियलाइजेशन के? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कई सारे बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन क्यों करा गया इस मार्केट को? सबसे पहले लिखा हुआ है डीमेट में होल्ड करना कन्वीनियंट है, आप अपने फोन में कभी भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज शेयर सर्टिफिकेट संभाल के रखो, ढूंढो कितने हैं कितने नहीं है, हिसाब रखना कितना आसान है, तो कन्वीनियंट है। नंबर 2, प्लेज कर सकते हो आप इनको, यानी गिरवी रख सकते हो, कोई एसेट वैसेट खरीदने के लिए आप इनको गिरवी रख सकते हो। नंबर 3, खोने का, चोरी होने का, फर्जी होने का कोई रिस्क नहीं है। फोर्जरी का मतलब फेक नहीं होगा। पेपर वर्क कम हो जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन में गलती का स्कोप बहुत कम हो जाता है। मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स आप एक ही अकाउंट में रख सकते हो। तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे डीमेटीरियलाइजेशन के दिए हुए हैं बच्चों जी। नेक्स्ट बच्चों, हमें छोटे छोटे 2 इंडाइसेस दिए हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। तो ये शब्द आपने बहुत सुने होंगे कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। तो बच्चों बेसिकली ये मार्केट्स के बारे में बताते हैं, ये इंडेक्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 21-22 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सबसे पॉपुलर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो हैं लिस्टेड होती हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज इस मार्केट में अपने शेयर्स को सेल परचेज कर रही हैं। तो इस मार्केट की कुछ टॉप कंपनीज के शेयर का एवरेज प्राइस ले लेते हैं हम। एवरेज प्राइस देखते हैं हम और एक नंबर आ जाता है, तो वो जो एवरेज नंबर आया ना उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया निफ्टी की क्या वैल्यू है। तो एनएससी का जो एवरेज है उसको हम बोल देते हैं निफ्टी। निफ्टी में बेसिकली टॉप 50 कंपनी ली जाती हैं, तो 50 से ये वर्ड बना और एनएससी में था तो इसलिए एन इन्होंने यूज कर लिया, तो इसको क्या बना दिया? निफ्टी। तो निफ्टी में एनएससी की टॉप 50 कंपनीज के प्राइस का एवरेज लिया जाता है, उसके पॉइंट्स बन जाते हैं बेटा। अब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने देखा होगा ग्रीन होता है, वो न्यूज चैनल्स होते हैं ना बहुत सारे, जी बिजनेस वगैरह, उसमें निफ्टी का एक वैल्यू दी होती है कि इतनी ये चल रही है। ग्रीन है इसका मतलब ऊपर चल रहा है, यानी एवरेज प्राइस बढ़ रहा है टॉप 50 कंपनी का। रेड है तो वो गिर रहा है, समझे? ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स, उसको बोलते हैं हम सेंसेक्स। तो बस आपको पता होना चाहिए कि एनएससी के लिए निफ्टी है और बीएससी के लिए सेंसेक्स है। ये सिर्फ एक एवरेज प्राइस दिखाते हैं टॉप कंपनीज का। देखो लिखा हुआ है दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, सेंसेक्स बीएससी का है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ बीएससी, और निफ्टी में 50 स्टॉक्स। सही हो गया जी। स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस डन। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास सेबी। सेबी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सेबी कौन है। जैसे इंसानों के लिए पुलिस स्टेशन, कुछ गड़बड़ करोगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे बेटा जी, गड़बड़ करोगे तो कंप्लेन किसके पास करोगे? पुलिस के पास करोगे। तो इसी तरीके से अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो वहां सेबी ध्यान रखता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इन 1992, ये मार्च है,
सेबी वॉज गारंटीड अ लीगल स्टेटस। इसका मतलब 88 में फॉर्म हो गया था, लेकिन 88 में इतनी पावर नहीं मिली थी। 1992 में उसको एक लीगल स्टेटस मिल गया और बहुत पावरफुल बन गया सेबी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, चलता रहेगा। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों सेबी के? सेबी क्यों बनाया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। क्यों बनाया गया भाई सेबी? टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा सके, किसी तरीके का फ्रॉड या किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी ना हो जो गलत है। नंबर 2, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कंपनी किसी इन्वेस्टर का पैसा लेके ना भाग जाए। पहले के टाइम पे बहुत होता था, मार्केट में पैसा लगाया, कंपनी भाग गई। आजकल सेबी बहुत ध्यान रखता है, सारे पेपर वर्क, सारी फॉर्मेलिटीज, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, तो इतना इजी नहीं है। तो इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्ट होता है, तभी तो मार्केट पे भरोसा बनेगा, है ना। आगे लिखा हुआ है कोई भी फ्रॉड ना हो, मैल प्रैक्टिस ना हो, पूरा बैलेंस बना रहता है प्रॉपर बिजनेस में। उसके बाद एक रूल बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स, जैसे हमारे स्कूल में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, कैसे काम करेंगे, क्या यूनिफॉर्म होगा, क्या टाइम होगा, सब बनाता है ना स्कूल। ऐसे ही मार्केट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है? सेबी। ठीक है, इंटरमीडियरीज चाहे ब्रोकर के हों चाहे अंडरराइटर के हों। ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या फर्क होता है बच्चों? ब्रोकर तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, सारा ही काम कराएगा। अंडरराइटर का काम एक कंपनी के शेयर्स बिकवाना होता है बस, कि अगर कोई कंपनी डाउटफुल है कि पता नहीं उनके शेयर्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, तो अंडरराइटर बोलता है मैं हूं ना, मैं बिकवाऊंगा, चिंता क्यों करते हो, नहीं बिके तो मैं खुद खरीदूंगा, उस चीज की वो कमीशन लेता है। तो अंडरराइटर के भी नियम, ब्रोकर के भी नियम, सब सेबी बनाएगा। ठीक है, चलो जी। इसके बाद भी है फंक्शंस ऑफ सेबी। ये आते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल, एग्जाम में आने वाला टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद करने का तरीका है डॉक्टर प्रोटेक्टिव, DR प्रोटेक्टिव, D का मतलब डेवलपमेंटल, R का मतलब रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव तो मैंने बता ही दिया। तो 3 फंक्शंस हैं बच्चों डॉक्टर प्रोटेक्टिव। अब देखो नाम में इनका मतलब छुपा हुआ है। प्रोटेक्टिव में क्या होगा? प्रोटेक्टिव में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी किसी भी तरीके के फ्रॉड से। डेवलपमेंटल में यानी ट्रेनिंग वगैरह कराना इंटरमीडियरीज को, डेवलप करना स्टॉक एक्सचेंज को, डेवलप करना मार्केट्स को, आगे बढ़ाना और लोगों तक पहुंचाना। और रेगुलेटरी का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, रेगुलेटरी भी आप समझ गए, यानी रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। आ जाओ इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा दिया है हमें? प्रोटेक्टिव फंक्शंस। अब देखो प्रोटेक्टिव में क्या क्या है। नंबर 1, चेक ऑन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब कि प्राइस को लेके कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, प्राइस को लेके कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड तो नहीं बेच रहा, बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रीमियम तो नहीं चार्ज कर रहा, या फर्जी प्राइस तो नहीं दिखाया जा रहा। तो प्रोटेक्ट करना है ना, ऐसे चीजें ना हो। देखो लिखा हुआ है price rigging refers to manipulating the price with the main objective of inflating the market. सेबी नहीं करने देता। It prohibits insider trading. Very important बच्चों। Insider trading का क्या मतलब होता है कि वो लोग, देखो यूजुअली जो लोग कंपनीज का पार्ट होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, है ना। अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं तो मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होती है कंपनी के बारे में, कि कंपनी फर्दर क्या करने वाली है, कंपनी के क्या आगे के गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, क्या कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, इससे कंपनी के शेयर पे क्या इंपैक्ट आएगा, हमें सब पता होता है। तो अगर ऐसा हो, इसका ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि सपोज HDFC बैंक ICICI बैंक को खरीदने वाला है और मैं HDFC में काम करता हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा होगा। अब अगर ऐसा हो जाए तो प्राइवेट सेक्टर में HDFC किंग हो जाएगा, तो HDFC के शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो मैंने अपने दोस्त को फोन करा, मैंने कहा यार HDFC खरीद ले, इसका शेयर भागेगा। आज सपोज 5,000 का है तो कल 10,000 का हो जाएगा, तो तू 5 करोड़ के खरीद ले, 10 करोड़ के हो जाएंगे, 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 2.5 मुझे दे दियो, 2.5 तू रख लियो। तो मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने यहां पे करा फ्रॉड। मैंने यहां पे क्या करा, अंदर की जानकारी बाहर दे दी, जो कि अलाउड नहीं है। सेबी बोलता है दिस इज रॉन्ग, ये गलत भी तो हो सकता है, मेरा एक आइडिया ही तो है, कल अगर गिर गया तो सामने वाले का तो पैसा गया।
इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग लीगली अलाउड नहीं है। वैसे लोग करते हैं तो है ही, अंदर की जानकारी बाहर करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, बट वैसे अलाउड नहीं है। तो लिखा हुआ है देखो, इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, डायरेक्टर, प्रमोटर। दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो प्राइस को इफेक्ट कर सकती हैं। तो इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज, बट इनसाइडर्स को पता चल जाती है। तो अगर ये बाहर बेच के, ये इंफॉर्मेशन बाहर दे के प्रॉफिट बनाते हैं, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। सेबी एक बहुत नजर रखता है इस चीज पे कि ऐसा ना हो। नेक्स्ट क्या आता है प्रोटेक्टिव में, फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होने देता। सेबी बोलता है कि भैया कोई भी अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं देगी कोई कंपनी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप सबको जेन्युइन बताओ, फर्जी जानकारी मत दो अपना शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से फ्रॉडलेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होने देता। सेबी डज नॉट अलाउ कंपनीज टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, है ना। उसके बाद सेबी टाइम टू टाइम प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस को, ताकि सब अच्छा चलता रहे। प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई है सेबी ने डिवेंचर होल्डर्स के लिए, किस तरीके से काम होगा। सेबी एम्पावर है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सेबी को पावर दी गई है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर आपको डाउट हो रहा है कि कोई कर रहा है, केस कर दो उसके ऊपर, उसको इन्वेस्टिगेट करो। तो सेबी बेसिकली ये सारे फंक्शंस बच्चों किसके अंदर आते हैं, प्रोटेक्टिव में। प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आता है बच्चों डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंटल में क्या होगा, मार्केट को डेवलप करने के लिए, टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्टिविटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अगर पहले कम लोग मार्केट में थे तो और ज्यादा आए, मार्केट आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। तो सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज। अब डेवलप करने के लिए तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, एजेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सबकी ट्रेनिंग सेबी कराएगा। उसके बाद सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। सेबी ने बहुत सारी चीजें अब फ्लेक्सिबल कर दी हैं, जैसे शेयर्स को ऑनलाइन लेके आना, जैसे आईपीओ को प्रमोट करना, कंपनीज को आगे बढ़ाना, इजी पेपर वर्क कम करना, चीजें फ्लेक्सिबल करना, ये सब इसमें लिखा हुआ है। सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग, ऑनलाइन अलाउ कर दिया। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल। पहले अंडरराइटर जो है वो परमानेंट होते थे कि अंडरराइटर चाहिए होगा कंपनी को, अभी ऑप्शनल है। अगर कंपनी को लगता है बिना अंडरराइटर के शेयर सेल कर सकते हैं, करो, वेल एंड गुड। इवन आईपीओ इज अलाउड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार जब कोई कंपनी शेयर इशू करेगी। अब हम पीछे पढ़ के आए ना कि पहली बार तो किस में होना चाहिए, प्राइमरी मार्केट में होना चाहिए। सेबी बोलता है कोई बात नहीं, हम फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे, सेकेंडरी मार्केट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी अलाउ करा, बेनिफिट दिया, ठीक है, ताकि डेवलप हो सके मार्केट्स। तो ये डेवलपमेंटल में आ जाता है। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी का मतलब सारे नियम बनाना, रूल्स बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना। ये सिंपल है, देखो जरा क्या क्या आता है। सबसे पहले लिखा है हमारे पास, सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के सबके रूल्स। इंटरमीडियरीज हैव बीन ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन मेड मोर रेस्ट्रिक्टिव। बोल रहा है जितने भी इंटरमीडियरीज हैं ये सब रेगुलेटरी परव्यू में हैं, यानी सेबी इन पे सख्त नजर रखता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। और जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कंपनीज अपने कुछ जानकार लोगों को शेयर्स देती है, पब्लिक को नहीं देती, जानकार लोगों को देती है, तो वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव कर दिया गया है, इतना इजी वो भी नहीं है। उसके बाद सेबी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है सबका वर्किंग। किसका वर्किंग, ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का। देखो ब्रोकर ने आगे अगर कोई ब्रोकर अपने अंडर रख लिया उसको सब ब्रोकर बोलते हैं। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का, ट्रस्टीज का, बैंकर्स का, मतलब सबका काम कौन देख रहा है, कौन रूल बना रहा है, सेबी। सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का भी सारा का सारा ध्यान यही रखेंगे। सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, खरीद रही है, तो वो भी कौन ध्यान रखेगा कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, सेबी ध्यान रखेगा। सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट। सेबी टाइम टू टाइम ऑडिट भी कराता है, इंक्वायरी भी कराता है कि देखो सब कुछ मार्केट में अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये थे बच्चों हमारे फंक्शंस, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया होगा। एंड अब बस आपको एक बार गो थ्रू करना है जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, और उतना ही पढ़ना जो सिलेबस में है। बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी दी होती हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो पढ़ो और अच्छे से कवर कर लो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन।
कल मिलेंगे। आखिरी चैप्टर मार्केटिंग बचा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, मार्केटिंग बचा है, उसको भी कंप्लीट करेंगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।